Hello students and dear friends, today we have a topic that is burden by a variable force. आज का आपका टॉपिक जो है हमने वर्डन को कैलकुलेट करना है एक वेरिएबल फोर्स के जरिए से. व्हाट इज वेरिएबल फोर्स? वेरिएबल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ए फोर्स हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस. एक हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शंस भी हमारे पास चेंज हो सकती है. कभी हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या कभी हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है या कभी कभार हमारे पास दोनों मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हमारे पास फोर्स की चेंज होती है. वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब भी हमारे पास एक बॉडी होती है, जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमने एक बॉडी को रखा है, हमने इस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई की, लेकिन जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होगी. कभी कभार हम जब हमारे पास बॉडी ए से बी जाएगी तो यहां पर वेरिएबल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है. कभी हम 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे, कभी 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे, कभी 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे हम. तो 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की मैंने, कभी कभार उसके बाद मैंने दूसरा धक्का दिया मैंने, और फिर मैंने 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, फिर मैंने 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की. और कभी कभार हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है. समझा? तो उसकी वजह से बॉडी जब डिस्प्लेस करेगी, समझा, फोर्स के मैग्नीट्यूड की वजह से या फोर्स की डायरेक्शन की वजह से, समझा, तो वहां पर हमारे पास जो वर्डन होगा, समझा, मैग्नीट्यूड की वजह से या डायरेक्शन की वजह से, तो हमारे पास जो फोर्स जो है वो वेरी करेगा. तो उस फोर्स की वजह से जो वर्डन होगा, बॉडी डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो वर्डन हो जाएगा. तो उस वर्डन को कहा जाता है वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, फोर्स वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शंस, या फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, जैसे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड होता है. डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रही है. अगर पहले हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है, उसके बाद हमने फोर्स इस डायरेक्शन में चेंज की, तो डायरेक्शन की वजह से भी हमारे पास जो है फोर्स जो है वेरी करेगी. समझा? तो हमारे पास जो है उस टाइप की फोर्स को क्या कहा जाता है? वेरिएबल फोर्स कहा जाता है. तो उस टाइप की जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक बॉडी पर तो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, तो वहां पर आपने वर्डन को कैलकुलेट करना है. तो वही यहां पर लिखा है, a force is said to be a variable if there is change in its magnitude or in its directions. या हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास फोर्स की, या दोनों चेंज हो जाएंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. तो उस फोर्स को क्या कहा जाएगा? वेरिएबल फोर्स कहा जाएगा. तो हमारे पास यहां पर हमने वर्डन कैलकुलेट करना है इस वेरिएबल फोर्स की वजह से. यहां पर मैंने वेरिएबल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाया है. तो देखिए फोर्स हमारे पास वेरी कर रही है, फोर्स पहले बढ़ेगी, उसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट जैसी रहेगी, उसके बाद बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, उसके बाद बढ़ रही है. तो ये जो हमारे पास जो ऊपर की तरफ हमारे पास है, वाई एक्सेस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सेस. और एक्स एक्सिस जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब हमारे पास जब हमारे पास ये ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका मतलब फोर्स हमारे पास क्या हो रही है? थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बढ़ रही है हमारे पास. इसका मतलब फोर्स हमारे पास वेरी कर रही है. और ये हमारे पास जो है, अगर हमारे पास एक बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी ए से बी गई, समझा, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो हुई, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, इसकी इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन इसकी बी है. समझा? तो यहां पर बॉडी की हमने क्या निकालना है? बॉडी का वर्डन निकालना है. व्हेनेवर बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, जब बॉडी ए से बी जाएगी तो हमने वर्डन को कैलकुलेट करना है बाय दिस वेरिएबल फोर्स. इस वेरिएबल फोर्स की वजह से, क्योंकि कभी कभार हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, कभी कभार कम, तो यहां पर देखिए हमारे पास फोर्स थोड़ा हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है, ना कि हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है. कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं की यहां पर, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं हम तो ग्राफ ऐसा बन जाता है हमारे पास, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर ये फोर्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स चेंज नहीं होता, तो हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट बनता है. क्लियर आपको? तो यहां पर हमारे पास क्या है? फोर्स देखो हमारे पास बढ़ रही है, थोड़ी बढ़ रही है. तो यहां पर आपने वर्डन कैलकुलेट करना है. व्हेनेवर
बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, इसकी इनिशियल पोजीशन है एक्स ए और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है हमारे पास एक्स बी है। तो जब हम वर्डन कैलकुलेट करेंगे वही यहां पर लिखा है मैंने, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्डन, कैलकुलेट द टोटल वर्डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है एक्स ए टू अ फाइनल पोजीशन एक्स बी। अगर हमने वर्डन कैलकुलेट करना है जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, तो वो वर्डन हमने कैलकुलेट करना है, टोटल वर्डन आपने कैलकुलेट करना है। तो हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को जब बॉडी एक्स ए से एक्स बी जाएगी तो ए से लेकर बी तक इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि हमने टोटल वर्डन निकालना है, तो टोटल वर्डन आपको पता है वर्क जो होता है हमारे पास वो फोर्स, वर्क जो होता है हमारे पास वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। लेकिन हम सिंपल में कहेंगे अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, फोर्स वर्क जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ये। तो यहां पर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसका मतलब एफ डी हमारे पास आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लिकेशन है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्डन निकालना है आपने। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं ये वो वाली फोर्स जो होती है हमारे पास, कौन सी होती है, कांस्टेंट फोर्स होती है। जैसे मैंने 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, 2 न्यूटन की फोर्स की वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 3 मीटर, तो हमारे पास वर्डन कितना निकलेगा, अगर 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 3, तो वर्डन इज इक्वल टू 3 टू 6 जूल हमारे पास वर्डन आया। तो ये एक सिंपल हमारे पास यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपके पास जो है फोर्स वेरी कर रही है, तो कैसे हम वर्डन निकालेंगे। जब हमारे पास बॉडी ए से बी जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क को, हम ये वर्क नहीं सॉरी, हम डिस्प्लेसमेंट को जो हमारे पास ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट है, हम इस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, काटेंगे हम छोटे छोटे हिस्सों में, जिसको बोलते हैं स्मॉल स्ट्रिप्स या स्मॉल सेगमेंट्स में हम इसको काटेंगे वर्क को। तो वही यहां पर रिप्रेजेंट किया है पी क्यू आर एस। ये जो हमारे पास जो है पी क्यू आर एस जो हमारे पास जो है यहां पर एक सेगमेंट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, पी क्यू आर एस। देखिए पी से लेकर क्यू तक जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज डीएक्स है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमने क्या किया है, हियर डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट इनटू 2 और मोर सेगमेंट्स। हम डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे। हम जैसे यहां पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, दैट इज पी क्यू, ये डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटे छोटे हिस्सों में हमने इसको काटा है, जिसको कहा जाता है स्ट्रिप। क्या कहा जाता है, स्ट्रिप कहा जाता है। तो इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से हमारे पास पूरी डिस्प्लेसमेंट आपकी है, पूरी डिस्प्लेसमेंट बनी हुई है, वो हमारे पास पूरी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, ए से लेकर बी तक है। तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, पी क्यू हमारे पास एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जिसको कहा जाता है स्मॉल स्ट्रिप। तो इन छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रिप्स की वजह से हमारे पास ए जो डिस्प्लेसमेंट आपकी बनी है, ए से लेकर बी तक आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट बनी हुई है। अब इस छोटे से स्ट्रिप में पी से लेकर क्यू तक जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो कितने डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, दैट इज डीएक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर इस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास जो फोर्स होगी इस टाइम, वो फोर्स कौन सी होगी, वो कांस्टेंट फोर्स होगी। चल रहा आपको, वो एक हमारे पास एक पुश होगा, एक पुल होगा, एक कांस्टेंट पुश या पुल होगा। जैसे हमने 2 न्यूटन की फोर्स वहां पर हमारे पास होगी, उस 2 न्यूटन की फोर्स की वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, दैट इज डीएक्स हुई है फ्रॉम पी टू क्यू। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये स्मॉल सेगमेंट्स में हमारे पास, इस छोटे से टुकड़े में हमारे पास क्या होगा, फोर्स जो यहां पर आपको मिलेगी वो आपको कांस्टेंट फोर्स मिलेगी, क्योंकि वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, और वो जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट फोर्स होती है। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, और उस छोटे से टुकड़े में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो डीएक्स होगी, और वहां पर जो फोर्स होगी वो भी आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वही यहां पर हम सबसे पहले हमने क्या निकाला है, स्मॉल वर्डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स।
जैसे मैंने कहा स्मॉल वर्डन हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास बॉडी P टू Q जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, dx होगी, तो वो स्मॉल वर्डन, उस स्मॉल वर्डन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्मॉल वर्डन को हम dw से रिप्रेजेंट करते हैं। d रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को और w रिप्रेजेंट करता है वर्डन को। तो स्मॉल वर्डन आपके पास किसके इक्वल आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। समझा? फोर्स जो यहां पर अप्लाई की गई है, समझा, ये कांस्टेंट फोर्स होगी, जिस फोर्स की वजह से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, dx हुई। तो ये हमने निकाला जो हमारे पास स्मॉल वर्डन किसके इक्वल आ रहा है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रहा है। अब यहां पर देखिए हमारे पास स्मॉल वर्डन इज इक्वल टू जो एक्स एक्सिस है ऊपर की तरफ, वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहां पर आपको बोलूंगा मैं, ये जो हमारे पास जो सेगमेंट जो हमारे पास है PQRS, ये एक रेक्टेंगल शेप में आपको बन रहा है। तो रेक्टेंगल शेप में हमारे पास ये QR या PS या QR ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझा? जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, dx हुई। और यहां पर अगर ग्राफ में दिखाऊंगा मैं, तो ग्राफ में हमारे पास PQ जो हमारे पास जो है, वो इस ग्राफ में PQ जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। क्लियर आपको? तो इसका मतलब यहां पर फोर्स की जगह पर जो y एक्सेस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q2R या P2S होगा। तो मैं लिखूंगा, मैं फोर्स की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं F की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर PS लिख सकता हूं, मैं PS रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की मैग्नीट्यूड्स को इस ग्राफ में। और dx, ये dx यहां से लेकर यहां तक, तो ग्राफ में हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन रही है, तो dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं PQ लिख सकता हूं, मैं PQ। क्लियर आपको? इसका मतलब स्मॉल वर्डन आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, ये जो स्मॉल वर्डन जो आपके पास आ रहा है, यहां पर आपके पास एक रेक्टेंगल शेप बन रही है PQRS। तो अगर मैं कहूंगा मैं PS लेंथ है, तो हमारे पास PQ आपके पास क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। समझा? तो इसका मतलब ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो स्मॉल वर्डन आपके पास कितना आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके इक्वल होगा, वो इस ये जो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में हमारे पास है PQRS, इसकी एरिया के इक्वल होगा। इसका मतलब वर्डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप PQRS। क्लियर हो आपको? इसका मतलब आपके पास जो वर्डन जो निकला, जब हमारे पास पार्टिकल जो है या बॉडी जो हमारे पास मूव करेगी फ्रॉम P टू Q, तो वहां पर जो वर्डन होगा, वो वर्डन किसके होगा, वो वर्डन होगा एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। इस स्मॉल स्ट्रिप PQRS के एरिया के इक्वल हमारे पास वो वर्डन होगा। क्लियर आपको? तो ये आपने स्मॉल वर्डन निकाला P से Q तक, आपने टोटल वर्डन निकालना है। जब हमारे पास बॉडी जो है वो जाती है, वो गई है फ्रॉम A टू B, जिसकी इनिशियल पोजीशन x a और फाइनल पोजीशन x b, तो आपको इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन का काम ही यही होता है, छोटे छोटे वर्डन को मिलाकर आपको वो टोटल वर्डन निकाल के देगी। तो छोटा वर्डन आपके पास PQ है, तो इस सेगमेंट्स में हमारे पास A से लेकर B तक हमारे पास ये छोटे छोटे बहुत सारे होंगे हमारे पास। तो इसका मतलब मैं इस स्मॉल वर्डन को, ये जो हमारे पास स्मॉल वर्डन है, इसको इंटीग्रेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा मैं, बिकॉज इंटीग्रेशन से ही हमारे पास टोटल वर्डन निकलेगा। और इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं बिटवीन द लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो टोटल वर्डन हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल वर्डन जब हम निकालेंगे हम, तो टोटल वर्क डन जो आपके पास आएगा, हम इस स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास छोटे छोटे वर्डन को मिलाकर, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ दी स्मॉल वर्डन। इन छोटे छोटे वर्डन को हमने इंटीग्रेट किया, और इस साइड भी मैं इंटीग्रेट करूंगा मैं, लेकिन इस साइड इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन द लिमिट्स। कहां से कहां तक हमने वर्डन निकालना है, किस पोजीशन से किस पोजीशन तक, जब हमारे पास इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, XA से XB, ये हो गया हमारे पास फाइनल पोजीशन। तो XB आपके पास क्या है, ये फाइनल पोजीशन है,
तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स, समझा, बिटवीन द लिमिट्स, समझा, फ्रॉम इनिशियल पोर्शंस, कहां से हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया, एक्सेस से कहां तक, एक्स बी तक, तो फाइनल पोर्शंस। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप को, एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस। क्लियर आपको? तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल वर्डन निकला, स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट किया तो टोटल वर्डन इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ रहा है अब आपको, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल पोर्शंस टू फाइनल पोर्शंस, दैट इज एक्स बी फाइनल पोर्शंस, तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू आर एस। समझा? इस छोटे छोटे एरिया को हमने इंटीग्रेट किया, हमारे पास टोटल एरिया निकलेगा ए बी सी डी का। इसका मतलब जो वर्डन आपके पास अब आएगा, तो यहां पर जब स्मॉल वर्डन को आप इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू गेट अ टोटल वर्डन। वो टोटल वर्डन किसके इक्वल होगा, वो टोटल वर्डन जो होगा टोटल एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी। टोटल वर्डन जो अब आपके पास होगा, वो टोटल वर्डन किसके इक्वल होगा, वो टोटल वर्डन जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप, तो इंटीग्रेट करके आपके पास जो टोटल वर्डन आएगा, वो टोटल वर्डन इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया होगा, ए बी सी डी, ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा, जितना इसका एरिया होगा, वो एरिया वर्क के इक्वल होगा, वर्डन के इक्वल होगा, टोटल वर्डन के इक्वल होगा। तो इसीलिए लिखा मैंने, जब हम आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपके पास टोटल वर्डन निकलेगा। टोटल वर्डन वो जो होगा, टोटल वर्डन वो किसके होगा, वो एरिया, टोटल एरिया ऑफ द कर्व। हमारे पास कर्व जो हमारे पास जो ग्राफ है, जो इसका टोटल एरिया होगा उसके इक्वल होगा, ए बी सी डी इसका टोटल एरिया है, तो इसके इक्वल आपके पास टोटल वर्डन होगा। इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पर आपको ये भी हम कह सकते हैं, वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, द टोटल वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा, टोटल एरिया आएगा, तो वो आपके पास किसके होगा, वो वर्डन के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास, दैट वाज योर टॉपिक, वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड होगा वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स पर। तो आपके पास स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, एक पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्सिस पर मूव कर रहा है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, x इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन हमारे पास इसकी है x इक्वल टू 0 टू अ फाइनल पोजीशन x इक्वल टू 4 मीटर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, आपके पास फोर्स दी हुई है, वेरिएबल फोर्स है 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर न्यूटन, ये आपके पास फोर्स है। देखिए वेरिएबल फोर्स है, x पर डिपेंड कर रही है। तो आपको पता है, यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं, वर्क जो होता है हमारे पास, टोटल वर्डन अगर हम निकालेंगे तो वो किससे होता है, वो हमारे पास, हम स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द लिमिट्स। लिमिट्स कौन सी ले लेंगे हम, फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस x इक्वल टू 0 टू फाइनल पोजीशन x इक्वल टू 4 मीटर इनटू फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स F, और डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया है, दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, दैट इज gx। तो फोर्स आपके पास आपको दिया हुआ है 0 टू 4, यहां पर हम ले लेंगे लिमिट्स। फोर्स कितना है आपके पास, 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो इंटीग्रेशन हमारे पास इस टर्म पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 टू 4, 5 यहीं पर है, dx को इसके साथ मत लीजिए, 5 dx माइनस इंटीग्रेट इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 3x इंटू dx
लिमिट साथ में 0 to 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 टू एक्स स्क्वायर dx। ये हमने इंटीग्रेशन की। तो यहां पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप, तो इंटीग्रेट करके आपको पता है 5 को बाहर निकालेंगे तो dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहां पर लिखेंगे एक स्टेप हम। तो वर्क इज इक्वल टू 5 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5 को बाहर निकाल के dx की इंटीग्रेशन होती है x, दैट इज x। और इसके बाद लिमिट साथ में है 0 to 4, माइनस बाहर निकाला, 3 को भी बाहर निकाला हमने, और x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, x स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद प्लस इस 2 को बाहर निकाला और x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, दैट इज x रेज पावर 3 अपॉन 3। लिमिट साथ में रखेंगे हम 0 to 4, इधर भी 0 to 4। ये आपके समझ में आया। देखिए x dx की फॉर्म में, x रेज पावर n dx की फॉर्म में है, तो x रेज पावर n dx किसके इक्वल होता है, x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसकी इंटीग्रेशन होती है x रेज पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए यहां पर क्या है, n क्या है 1, प्लस 1 हो गया फार्मूले का, हो गया 1 प्लस 1 हो गया स्क्वायर 2 अपॉन 1 n प्लस 1 हो गया 2। यहां पर क्या है, n क्या है 2 प्लस 1 हो गया 3 अपॉन n प्लस 1, n क्या है 2 प्लस 1 हो गया 3। तो यहां पर ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पर तो आपको पता है dx की इंटीग्रेशन होती है x। अब जब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लिया आपने, अब लिमिट्स पुट करें आप, तो लिमिट्स पुट करेंगे हम, यहां पर अब लिमिट्स पुट करेंगे हम। तो 5 यहीं पर है, ये वर्डन आपके पास यहां पर है, तो 5। अब x की जगह पर अपर लिमिट क्या है 4, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट क्या है 0, -3 इस 2 को बाहर निकाल देंगे हम, तो 3/2 बनेगा। x की जगह पर अपर लिमिट 4, इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट क्या है 0, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैसे यहाँ +2 इस 3 को बाहर निकाला हमने, तो 2/3। अब सिर्फ x³ रहा, तो अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट क्या है 4, x की जगह पर अपर लिमिट 4, इसके ऊपर 3 है 3, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट क्या है 0 है, x की जगह पर 0 पुट करो आप, 0 इसके ऊपर 3 है 3 पुट किया हमने। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो आप, 5 4 20 माइनस 3/2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस प्लस 2/3, 4 का क्यूब क्या होता है 64, वर्डन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, 8 2 जाता है 16, 8 3 जाता है 24, प्लस इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आएगा, दैट इज 67 64 को 2 के साथ मल्टीपल करो आप, डिवाइड करो 3 को, तो ये आपके पास आएगा। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास कितना आ जाएगा वर्डन, दैट इज 38.67 जूल। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे आप, 20 में 42.67 ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो 24 को, तो ये आपके पास आ रहा है। ये आपके पास वर्डन निकाला आपने एक वेरिएबल फोर्स के जरिए से। तो ये था आज का आपका टॉपिक। ओके, गुड बाय, थैंक यू।